चलिए आज पढ़ते हैं ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ क्या कहता था, ये किसने फाउंड किया था? 1827 में जॉर्ज साइमन ओम ने ये फाउंड किया, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में एक रिलेशन फाउंड किया। उन्होंने फाउंड किया जैसे जैसे हम करंट बढ़ाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं वैसे वैसे करंट बढ़ती जाती है, यानी कि एक प्रोपोर्शनल है। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना है तो पहले आपको प्रोपोर्शनल समझना पड़ेगा। प्रोपोर्शनल क्या होता है? देखो, प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, जब हम एक क्वांटिटी बढ़ाते हैं दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ती है, लेकिन वो उतनी नहीं बढ़ती जितना ये वाली या ये वाली क्वांटिटी बढ़ती है। मान लो कि ये वाली क्वांटिटी बढ़ गई, ये 100 ml बढ़ी, ये क्वांटिटी बढ़ गई, ये क्वांटिटी तब थी 10 ml। जब इसको मैंने 200 ml बढ़ाया, ये क्वांटिटी 20 ml से बढ़ी, ठीक है। जब हमने इसको 300 ml बढ़ाया, ये 30 ml से बढ़ी। ये प्रोपोर्शनल है, बढ़ तो रही है ना, लेकिन इक्वल नहीं है। तो हम इसको प्रोपोर्शन को इक्वल करने के लिए ना, हम एक कांस्टेंट की हम मल्टीप्लाई करते हैं जिसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पे कितना रहेगा? 10, यहाँ पे 10 और यहाँ पे भी 10। तो हम इसको बोलते हैं कांस्टेंट, इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। उसी तरीके से यहाँ पे देखो, अब जैसे जैसे हमने वोल्टेज बढ़ाई करंट बढ़ती गई, ठीक है, लेकिन ये इक्वल नहीं था, ठीक है ना, वोल्टेज के इक्वल नहीं था। तो हमने क्या किया, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। वो प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए हमें कोई कांस्टेंट लगाना था, हमने आर लगा दिया। इसी को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। वही रेजिस्टेंस एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर और एक गिवन लेंथ के लिए, एक पर्टिकुलर वायर के लिए जिसकी लेंथ और क्रॉस सेक्शन सेम रहे, उसके लिए रेजिस्टेंस सेम रहता है, ठीक है। अच्छा, अब ये रेजिस्टेंस का क्या यूनिट होता है? ओम यूनिट होता है इसका, ठीक है। अब इस ओम को डिफाइन करना पड़ेगा। 1 ओम कब होगा? तो क्या ओम क्या? V/I। जब क्या वोल्टेज क्या होगी? 1 वोल्ट और I क्या होगा? 1 एम्पेयर। तब क्या कहेंगे हम? 1 ओम का रेजिस्टेंस है। जब हम एक वोल्टेज लगाएंगे पोटेंशियल डिफरेंस, और जब पूरे सर्किट में से 1 एम्पेयर की करंट जाएगी तब हम क्या बोलेंगे? 1 वोल्ट 1 ओम की वहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब इसका एक पर्टिकुलर आपको देखना, I = V/R, ठीक है। तो I किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? रेजिस्टेंस के। यानी कि जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे करंट कम जाएगी सर्किट से। तो इसने कहा जैसे हमने रेजिस्टेंस को डबल कर दिया, डबल मतलब R की वैल्यू 2, तो करंट कितनी होगी? V/2, यानी कि करंट हाफ होगी, पहले से जितनी जा रही थी उससे हाफ होगी। इसलिए कह रहा है कि ये करंट का R से रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब कहता है कि अगर हमने एक सर्किट को क्या करना है, उससे सर्किट से करंट हमें रेगुलेट करनी है, कम ज़्यादा करनी है, तब क्या करेंगे हम रेजिस्टेंस लेते हैं जो वैरी कर सके, जो बढ़ भी सके घट भी सके। हम उसको क्या कहते हैं? रियोस्टैट। हम रियोस्टैट का यूज़ करते हैं सर्किट में, ठीक है, उस सर्किट में यूज़ करते हैं। तो और वो से रेजिस्टेंस वैरी होता है। जब रेजिस्टेंस वैरी होगा तो हमारी करंट भी वैरी होगी, ठीक है। अब अगला देखते हैं। देखो, हमने इस ये जो एक्सपेरिमेंट है ना 11.2, इसमें क्या किया हमने? अलग अलग मटेरियल का हमने सर्किट में डाले। इस सर्किट में अलग अलग मटेरियल डाला, कभी हम बल्ब डाला, ठीक है, कभी हम निक्रोम वायर डाल रहे हैं। तो हम अलग अलग मटेरियल डाल रहे हैं, फिर हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है कि करंट भी वैरी कर रही है। और हमें इससे क्या हमने ऑब्जर्वेशन दिखी कि कुछ मटेरियल के लिए आराम से करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, और कुछ मटेरियल के लिए करंट आराम से फ्लो नहीं हो रही है, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन के रास्ते में रुकावट आ रही है। वो अगर मान लो कि ये रास्ता है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से जाना है, तो उसके कहीं में आसानी से गुजर रहा है, तो यानी रास्ते में रुकावट कम है। अगर वो आसानी से गुजर नहीं रहा है तो इसका मतलब रुकावट ज़्यादा है, ठीक है। उसका रिस्टेंड हो रहा मोशन, तो दस इस मोशन को, रिस्टेंड को हम क्या कहते थे? रेजिस्टेंस। अगर कम रुकावट आ रही है तो आराम से गुजर रहा है तो हम उसको बोलेंगे कंडक्टर, ठीक है, गुड कंडक्टर। अगर ज़्यादा रुकावट आ रही है तो हम वो ज़्यादा आसानी से नहीं जा रहा तो हम उसको बोलेंगे रेजिस्टर, ठीक है। तो कंडक्टर के लिए ओम की वैल्यू कम होगी, रेजिस्टर के लिए ओम की वैल्यू ज़्यादा होगी। अब देखते हैं हम कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर।
हमारी रेजिस्टेंस कैसे कैसे इफेक्ट होती है और कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं। देखो क्या कह रहा है कि ये एक्सपेरिमेंट किया उसने, ठीक है। फिर कभी वो मोटी सेक्शन ले आ रहा है, कभी वो लंबी वायर लेके आ रहा है, ठीक है ना। पहले से लंबी वायर लेके आ रहा है, फिर वो देख रहा है, उसके इफेक्ट देख रहा है, तो उसके इफेक्ट वो नीचे बता रहा है। देखो क्या कह रहा है कि एमीटर हमें क्या बताता है, करंट बताता है ना, एमीटर से हमें करंट पता लगता है। वो बताता है कि जब हमने क्या किया, करंट की वैल्यू आधी होगी, जब करंट की वैल्यू आधी होगी, कब आधी हुई, जब उसकी लेंथ डबल कर दी हमने, तो इसने ऑब्जर्वेशन की है। अब एमीटर में उसने देखा कि उसकी वैल्यू इंक्रीज़ होगी, जब क्या कर लिया, उसने मोटी वायर लगाई, पहले उसी मटेरियल की मोटी वायर लगाई, जब उसने पहले वायर छोटी पतली पतली थी, अब मोटी सी वायर लगाई, और क्या हुआ कि करंट बढ़ गई। उसकी ये ऑब्जर्वेशन थी, इसके एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्वेशन थी, ठीक है ना। अच्छा, अब उसने कहा कि जब हम अलग अलग मटेरियल की वायर लगा रहे हैं तभी क्या हो रहा है, करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, यानी करंट चेंज हो रही है, ठीक है। अब उस वक्त उसने लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रखा था। तो कह रहा है कि जब हम ओम्स लॉ देखते हैं तो हमें ऑब्जर्व लगता है कि रेजिस्टेंस किस किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है, और नेचर पे डिपेंड कर रहा है, कौन सा मटेरियल है उस पर भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। तो हम ये कह सकते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। हमने एक्सपेरिमेंट से पता लगाया कि रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा, जितना ज़्यादा हम एरिया बढ़ाएंगे उतना कम रेजिस्टेंस करेंगे, जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतने ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। जब हमें प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, ठीक है, जब हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तब एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसका हम बोलते हैं, जिसका यूनिट क्या है, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, ठीक है। ये रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, करैक्टरिस्टिक ऑफ अ मटेरियल, किसी मटेरियल के करैक्टरिस्टिक में डिपेंड करती है। इसका यूनिट क्या है, देखो रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या है, रेजिस्टेंस, ये यहाँ पे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई इनटू एरिया, ये यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय एल। तो देखो ये एरिया क्या क्या होता है, मीटर इंटू मीटर, डिवाइड बाय एल क्या है, मीटर, ये मीटर मीटर चला गया। रेजिस्टेंस का क्या यूनिट है, ओम, ओम, और ये मीटर, यानी रेजिस्टिविटी का क्या यूनिट हो गया, ओम मीटर। अब देखो रेजिस्टिविटी हम अलग अलग मटेरियल की देखेंगे। जब गुड कंडक्टर होगा उसकी रेजिस्टिविटी रेंज क्या करेगी, -10⁸ से लेकर -10�6 ओम मीटर तक रेजिस्टिविटी उसकी वैरी करेगी। इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, 10⁻12 से लेकर 10⁻17 तक उसकी रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है। याद रखना रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों टेम्परेचर से वैरी करती हैं। और ये भी याद रखो कि जो रेजिस्टिविटी अलॉय की है वो हमेशा ज़्यादा होती है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल से ज़्यादा होती है। और हम पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए हम पर्टिकुलर अलॉय यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि इनका हाई टेम्परेचर जो होता है जिसमें मेल्ट करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, ठीक है, और ये इतनी जल्दी मेल्ट डाउन नहीं करते। जैसे कि हम हीटिंग डिवाइस में, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन में, टोस्टर में किसका यूज़ करते हैं, टंगस्टन का। टंगस्टन का क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिक बल्ब में ज़्यादा इसका यूज़ करते हैं। और कॉपर और एल्युमिनियम हम जनरली कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें कम रेजिस्टेंस करना हो, जहाँ पे अच्छी सी कंडक्टिविटी करनी हो, वहाँ पे कॉपर और एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। देखो कॉपर के यहाँ पे देखो रेजिस्टिविटी, और निकल की यहाँ पे देखो रेजिस्टिविटी, ठीक है। अब एक कॉन्स्टेंटन है इन दोनों से, एलॉय इन दोनों का, इसकी रेजिस्टिविटी देखो 49 है, यहाँ पे 6.84 थी, यहाँ पे 1.62 थी, यानी कि एलॉय की रेजिस्टिविटी ज़्यादा है। अब यहाँ पे कॉपर, मैंगनीज़ और निकल की देखो, कॉपर, मैंगनीज़ और निकल की देखो, तीनों की रेजिस्टिविटी कम है। और यहाँ पे देखो इसकी रेजिस्टिविटी 44, समझ गए ना। इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी देखो कितनी ज़्यादा है। होप करता हूँ ये आपको लेक्चर पसंद आए। अगर पसंद आ रहा है ना ये लेक्चर, सब्सक्राइब करो और ना शेयर करो, शेयरिंग इज़ केयरिंग, ठीक है। अपने दोस्तों की केयर करो। अगर आपको अच्छा लगता है लेक्चर, आपको लगता है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब